इनका ये कहना है कि अदर बैकवर्ड क्लास को शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लास भी एससी एसटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा माना जाता है, ऐसा बाहर भी माना जाता है। जी। मैं आपको ये बता दूं कि इस जो पूरा रेगुलेशन है, इसको जी। तैयार करने का कार्य आदरणीय ये दिग्विजय सिंह ने किया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और यूजीसी के नलिन जोशी ने किया है, जो खुद ही ब्राह्मण समाज के हैं। पूरी मेंबर्स कमेटी में एक ही मेंबर जो हैं वो अनुसूचित जाति से हैं, बाकी मेंबर अपर कास्ट के हैं और सभी मेंबर वाइस चांसलर्स हैं। मैं मानता हूं कि पीआईएल जो दाखिल किया गया है ये बायस तरीके से है, और वो लोग दाखिल किए हैं जो ऑलरेडी अपना अधिकार मानते हैं कि हम जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, हम कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। इनका डर है कि झूठी शिकायतें हो जाएंगी और तमाम इस तरीके से वो भी जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको घेरा जाएगा। लेकिन उसके भीतर कई लेयर भी है ना। शिकायत होगी तो जांच होगी, जांच कमेटी में तमाम वर्गों के लोग होंगे, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होगी, वीसी के नजर के सामने जाएगी। जबकि देश के तमाम बड़े संस्थानों में जो वीसी हैं, जो प्रॉक्टर हैं, जिनकी निगाहें रहेंगी इस पे, वो तमाम अपर कास्ट के लोग हैं। मोर देन 90% अपर कास्ट के लोग हैं। फिर उनके साथ क्यों डर है कि उनके साथ गलत हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, डर नहीं है, उनका ये प्रेजुडिस है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा यूनिवर्सिटीज में इससे पहले भी जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कर देंगे, तो आप ये बताइए कि अब तक कितनी झूठी शिकायत की गई है। मुझे तो हम्म। नहीं लगता कि झूठी शिकायत हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं या पूरे भारत के बच्चे करते हैं। झूठी शिकायत नहीं, उसको अच्छा, बाकायदा कोई आंकड़ा भी नहीं है? आंकड़ा भी नहीं है झूठी शिकायत का। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हायर एजुकेशन है, वहां पे जातिगत भेदभाव की खबरें आम हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं जब जातिगत भेदभाव के कारण तमाम छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। उसको रोकने के उद्देश्य से एक और समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लागू किया गया है। ये नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि एससी एसटी के साथ साथ इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है और उसको भी जातिगत भेदभाव की आ, मामले में वो भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ग के कर्मचारी भी जातिगत भेदभाव के मामले दर्ज करा सकते हैं। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश के सभी हायर एजुकेशन संस्थानों में लागू हो गया है। लेकिन इसी बीच देश की अगड़ी जातियों के लोग इस रेगुलेशन के विरोध में उतर गए। 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके इसको चुनौती दी गई। याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। यह विरोध तब है जब यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जो आंकड़े दिए गए थे, उसके अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% की वृद्धि हुई है। बावजूद इसके विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि इस नियम का दुरुपयोग होगा और इसके जरिए अगड़ी जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। क्या ऐसा सचमुच में है? अगड़ी जातियों के विरोध का की क्या यही वजह है? और इस पूरे रेगुलेशन में है क्या? इसको समझेंगे हम। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम हरिजन जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में है और यूजीसी के तमाम गाइडलाइंस और मुद्दों को लगातार वो देख रहे हैं और पहले भी हम लोग इस बारे में डिस्कशन कर चुके थे। विक्रम जी, स्वागत है, वक्त निकाला आपने। जय भीम आपको। जय भीम, धन्यवाद क्या आपको। क्या है ये नियम? सीधे साफ शब्दों में बताइए। और विरोध में जो कितना दम है? धन्यवाद आपको। मैं यहीं से शुरू करता हूं कि जो तथाकथित अपर कास्ट के लोग जो विरोध कर रहे हैं, जी। जो ना आपने अभी जो पीआईएल दाखिल हुआ है 3C के आधार पे, मैं 3C से ही इस पे चर्चा करता हूँ। देखिए, जो रेगुलेशन मेरे हाथ में है, उस रेगुलेशन का जो ओरिजिनल कॉपी है वो मेरे हाथ में है। इसमें कई पॉइंट बनाए गए हैं, जिसका तीसरा पॉइंट है 3 और C कहा जा रहा है, तीसरा पॉइंट जिसमें डिफिनेशन दिया गया है, तमाम डिफिनेशन है। उसी डिफिनेशन का जो तीसरा पॉइंट है वो ये है
caste based discrimination means discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो 3C का सबसे बड़ा विरोध इसी बात का है कि ये पहली बार जातिगत भेदभाव को लेकर के इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास को शामिल किया गया है। तो इनका ये कहना है कि अदर बैकवर्ड क्लास को शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लास भी SC ST के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा माना जाता है, ऐसा बाहर भी माना जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि इस जो पूरा रेगुलेशन है, इसको तैयार करने का कार्य आदरणीय ये दिग्विजय सिंह ने किया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और UGC के नलिन जोशी ने किया है, जो खुद ही ब्राह्मण समाज के हैं। पूरी मेंबर्स कमेटी में एक ही मेंबर जो है वो अनुसूचित जाति से हैं, बाकी मेंबर अपर कास्ट के हैं, और सभी मेंबर वाइस चांसलर हैं, भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इसलिए ये कह देना कि ये रेगुलेशन जो है गलत है और किसी और ने बायस होकर तैयार किया। पहली बात। दूसरी बात कि इनका विरोध है कि अदर बैकवर्ड क्लास को क्यों शामिल किया गया है। तो यदि हम इधर नजर डालें और मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे नजर डालें तो लगातार अदर बैकवर्ड क्लास के साथ भी भेदभाव हुआ है। तो इसको शामिल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि रिसेंटली कई घटनाएं हम देखते हैं और कई SC OBC के छात्र भी फांसी लगाए हैं। तो ये मुख्य घटना है जिसमें कोई दम नहीं है, और मैं मानता हूं कि PIL जो दाखिल किया गया है ये बायस तरीके से है, और वो लोग दाखिल किए हैं जो ऑलरेडी अपना अधिकार मानते हैं कि हम जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, हम कास्ट सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि लेकिन कास्ट विक्रम जी, सिस्टम इसमें प्रैक्टिस। देखिए एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, इसमें साफ साफ है कि जो लोग जातीय उत्पीड़न करेंगे, ठीक है, अब उसकी जातीय उत्पीड़न की, अगर जैसे इनका इनका डर है कि झूठी शिकायतें हो जाएंगी और तमाम इस तरीके से वो भी जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको घेरा जाएगा। लेकिन उसके भीतर कई लेयर भी है ना। शिकायत होगी तो जांच होगी, जांच कमेटी में तमाम वर्गों के लोग होंगे, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होगी, VC के नजर के सामने जाएगी, जबकि देश के तमाम बड़े संस्थानों में जो VC हैं, जो प्रॉक्टर हैं, जिनकी निगाहें रहेंगी इस पे, वो तमाम अपर कास्ट के लोग हैं। मोर देन 90% अपर कास्ट के लोग हैं। फिर उनके साथ क्यों डर है कि उनके साथ गलत हो जाएगा? एक बड़ा सवाल है। देखिए, डर नहीं है, उनका ये प्रेजुडिस है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरा यूनिवर्सिटीज में इससे पहले भी जो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ झूठी शिकायत कर देंगे, तो आप ये बताइए कि अब तक कितनी झूठी शिकायत की गई है। मुझे तो नहीं लगता कि झूठी शिकायत हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं या पूरे भारत के बच्चे करते हैं। झूठी शिकायत नहीं, उसको अच्छा, बाकायदा कोई आंकड़ा भी नहीं है? आंकड़ा भी नहीं है झूठी शिकायत का। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट ये बातें बताने जा रहा हूं जो आप कह रहे हैं, उसी बातों को मैं इस जो एक कमिटी, इन्होंने कहा कि मैं कमिटी बनाऊंगा, और कमिटी की जो लोग होंगे, आपको आश्चर्य होगा कि इस कमिटी में ज्यादातर लोग आपके अपर कास्ट के ही हैं। मैं आपको उस जी कमिटी का ये दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो इंक्वायरी कमिटी सेटअप की जाएगी इस जी रिपोर्ट के लिए, सभी आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो अपर कास्ट के, जिनको मन में भय है, बहुत से बड़े पत्रकार को भी मन में भय है कि ये होगा। तो ये पहला लिखा है, द 6 नंबर है, द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। जो इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, और पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन का मतलब होता अपने आप होगा। अब पदेन इसमें लिखा है कि चेयरपर्सन कौन होगा, हेड कौन होगा। इसमें परिभाषा में दिया गया कि हेड का मतलब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का प्रिंसिपल होगा। इसमें दिया हेड का मतलब ये पदेन होगा। अब मैं अगर आंकड़े की बात करूं तो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक एक वाइस चांसलर SC का है, और एक ST का है, और 5 OBC का वाइस चांसलर। बाकी सभी में तो वाइस चांसलर ब्राह्मण अपर कास्ट के हैं, और ज्यादातर ब्राह्मण समाज के हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा नंबर दिया है कि 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ हायर एजुकेशन एज मेंबर।
हम्म। 3 प्रोफेसर इसमें जो सीनियर मेंबर होंगे, जो इसके सदस्य होंगे, कमिटी के सदस्य होंगे। अब इसमें ये तय नहीं किया गया है कि 3 मेंबर्स कौन होंगे। ये इसके 7वां पॉइंट में लिखा गया है कि बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल्ड कास्ट के, मतलब 7वां पॉइंट में, जी। यानी कि दूसरे पॉइंट में 3 जो मेंबर होंगे वो जनरल कैटेगरी से होंगे। जो ये लोग कह हम्म। रहे हैं कि नहीं, जनरल कैटेगरी के इसमें शामिल नहीं है। हम्म। तीसरा नंबर है, वन स्टाफ मेंबर अदर देन अ टीचर ऑफ हायर एजुकेशन एज ए मेंबर। वन हम्म। स्टाफ मेंबर यहाँ पे मतलब कहा गया है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर है, जैसे हम्म। रजिस्ट्रार, जैसे हम्म। प्रॉक्टर, जैसे हम्म। जैसे आपका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या वित्त हम्म। अधिकारी, ये बड़े, या जो बड़े नॉन टीचिंग। चार, बिल्कुल। हाँ। अब अगर मेरे पास जो आंकड़े हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के, उसमें 70% जो आंकड़े हैं उसमें बताता है कि 70%, मोर देन 70% अपर कास्ट के इन सभी पदों पर बैठे हैं। आंकड़े हम्म। बताते हैं कि मात्र 2 रजिस्ट्रार एससी कम्युनिटी से हैं, 2 रजिस्ट्रार। हम्म। ओबीसी का हम्म। मेरे पास आंकड़े नहीं है। तो अगर हम्म। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आपके पास अपर कास्ट के ही लोग बैठे हैं, तो जी। तब इनका जो डर ये कह रहा है कि हम्म। नहीं, बायसनेस होगा, गलत होगा। चौथा है, 2 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज ए मेंबर। हम्म। 2 लोग जो सिविल सोसाइटी होंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर के सिविल सोसाइटी। जी। सिविल सोसाइटी का मतलब यहाँ पे एनजीओ से रिलेटेड है या हम्म। कार्यकर्ता से। अगर हम्म। हम एनजीओ का लिस्ट डाले पूरे भारत में, तो ये हम्म। बताइए एनजीओ चलाने वाले कौन है? ज्यादातर अपर हम्म। कास्ट के हैं। सिविल हम्म। सोसाइटीज का मुद्दा कौन उठाता है? ज्यादातर अपर हम्म। कास्ट के लोग हैं। तब फिर हम्म। आपका डर किस बात का है कि भाई नहीं, हम्म। ये बायसनेस होगा। अगला है, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन को हम्म। करिकुलर एक्टिविटीज एज स्पेशल इनवाइटीज। यहाँ ये हम्म। लिखा है कि 2 छात्र रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब हम्म। जो मेरिटोरियस होंगे, तो हम्म। अगर मैं ये कहूं कि पूरे भारत में मेरिटोरियस का सर्टिफिकेट किसके पास है? आप हम्म। ज्यादातर अपर कास्ट के ही लोग टॉप करते हैं, वही गोल्ड हम्म। मेडलिस्ट हैं, हम्म। अपवाद छोड़ करके। जी। पूरा यूपीएससी में 2 ही लड़के, टीना ढाबी और एक कनेरिया, ही टॉप हम्म। किए हैं, बाकी तो अपर कास्ट के हैं। तो हम्म। आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बायसनेस होंगे? तो कुल और मिला के चौथ सिक्स। विक्रम जी, बड़ा सवाल यह है कि जब वाइस चांसलर उनका, जी। ठीक है, जब जब हाँ। प्रॉक्टर उनका, जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर उनका, जब रजिस्ट्रार उनका मोर देन 90%, हाँ। फिर भी और कमेटी में उनके लोग, फिर भी डर क्यों? इसका मतलब ये है कि जब भी एस सी एस टी समाज को, ओबीसी समाज को जब भी थोड़े से भी अधिकार मिलने होते हैं, तो ये जो तबका है, अग्रणी जातियों का तबका, ये खड़ा हो जाता है। उसको ये भी हजम नहीं होता कि एस सी एस टी ओबीसी को थोड़े से भी अधिकार मिले, ताकि वो जी सकें, सांस ले सके, उनके बच्चे अच्छे से बिल्कुल, पढ़ ये सके, चाहे से कम से इतिहास कम। है। बिल्कुल ये इतिहास है। जब बाबा साहब ने 1932 में पूना पैक्ट की बात किया था, तब भी यही समाज खड़ा हुआ था। जब हिंदू कोड बिल आया था, तब भी यही समाज खड़ा हुआ था कि नहीं, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति के खिलाफ चल रहा है। जब हिंदू कोड बिल आया था, हमारी हम्म। महिलाओं को खड़ा कर दिया था। उसके बाद जब मंडल कमीशन आया, एक इम्पोर्टेंट, जब संविधान सभा में बाबा साहब बहस करते थे ये रिजर्वेशन को लेकर के, तब भी यही समाज आगे आया। और पूरा जो उस समय के कांग्रेस की लॉबी थी, सरदार पटेल से लेकर के तमाम मसूरियाद्दीन पासी को लगा करके नहीं कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर बर्बाद कर रहे हैं, तब भी ये था। फिर इसके बाद मंडल कमीशन आया। जब मंडल कमीशन आया, ये भी ओबीसी की बात हो रही थी। और मंडल कमीशन का रिपोर्ट मेरे पास है, देखिए। हम्म। इस रिपोर्ट में, ये जी। रिपोर्ट मेरे सामने है। इस हम्म। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि बीपी मंडल साहब बोल रहे थे कि 52% हमारी ओबीसी का संख्या है, हम्म। लेकिन हम मजबूरी में 27% दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का अपर कैपिटल है कि 49.9 से वायलेट ना करे। तब हम्म। ये बात, हम क्यों 27 की मांग करें, हम खुद कंप्रोमाइज करें। तब भी जी। इन्होंने बवाल मचाया और पूरा अपने आप को आत्मदाह किया और इसको रोकने की कोशिश की। जब हम्म। मंडल कमीशन 2 अर्जुन सिंह का लेकर आए थे, इसी हम्म। जेएनयू में कहते थे कि गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। ये नारा हम्म। लगाते थे कि गली के कुत्ते कैसे हों। हमको गली के कुत्ते से तुलना किया गया, ये नारा लगाया गया, जबकि ओबीसी के लिए की बात थी। आप थे तो तब अब जेएनयू में जब, आए थे उस दौर में? हाँ, हाँ, जब मैं था मंडल कमीशन का जो सेकेंड, मैंने अर्जुन सिंह जब हम्म। लेकर थे, हम्म। एचआरडी मिनिस्टर थे।
जब ये कहा गया कि इसको लागू करना था, तब भी ये बात पूरा बवाल मचाया गया था, इंक्लूडिंग जेएनयू में। आपको पता है उस दौरान यूथ फॉर इक्वालिटी नामक एक संस्था बनी थी, और आश्चर्यजनक बात है, जिसके अरविंद केजरीवाल जो इस समय दिल्ली के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यह व्यक्ति वहां पे एम्स हॉस्पिटल में जा करके, मैं एम्स हॉस्पिटल का गवाह हूं, मैं वहां पे था, हमने कपिल यादव के नेतृत्व में, अर्जुन सराय के नेतृत्व में आंदोलन किया, हॉस्पिटल एम्स से लेकर के सफदरजंग हॉस्पिटल तक लगातार अपना आंदोलन मुखर किया। इसके बावजूद भी ये नारा चला, एम्स में भी नारा चला, वहां भी ना चला, और यूथ फ्री इक्वालिटी के नाम पे इसी एम्स में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के किताबें जलाई गई। ये मेरे जी। आंखों देखी हाल बता रहा हूं। हम्म। और आप आश्चर्य की बात है, इसी के बाद इसके थोड़ा सर जब बने, अध्यक्ष हम्म। बने, चेयरपर्सन बने हम्म। यूजीसी का, तो उन्होंने ये इसको थ्रोट कमिटी लेकर आए। इसमें कई, इस देखिए इसमें कई ऐसे डेटा हैं हम्म। जो ये बताते हैं कि कास्ट सिस्टम कितना हावी है, कितना हमारे डीएनए में शामिल है। जी। तो जब जब हमारे अधिकारों की बात होती है, ये हम्म। एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि पहली बार डॉक्टर बी आर पूरे भारतीय इतिहास में हम्म। कास्ट नैरेटिव को या कास्ट डिस्कोर्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेकर चले आए। और हम्म। उस जब भी कास्ट डिस्कोर्स खड़ा होता है हम्म। रिजर्वेशन के नाम पे या अधिकार के नाम पे, हम्म। तभी मनुवादी लोग, यहाँ के ऐसे सोच लोग, ये इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं कि कास्ट हम्म। डिस्कोर्स खड़ा ना हो। लेकिन हम्म। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इनके बातों में जी। दम नहीं रहा, जी। क्योंकि अच्छा, अब ठीक है कास्ट विक्रम जी। डिस्कोर्स। जी, विक्रम जी, जो नया नया बना है 2026 का, जिसको लागू किया गया है, इसमें एस सी एस टी ओबीसी को क्या अधिकार दिए गए हैं जो पिछले अधिकारों से भिन्न है? देखिए इसमें जो अधिकार दिए गए, देखिए मैं ये मानता हूं कि अधिकार तो सभी जगहों पे दिए जाते थे, हम्म। और पहले के रेगुलेशन में भी अधिकार थे। हमने आपसे बात किया था कि अधिकार जी। थे, हम्म। जैसे एससी सेल बना, इक्वल लेकिन कई अपॉर्चुनिटी कई ऑफिस मामलों बना। में वो टूथलेस था, ऐसी बात कही जाती थी। हाँ, लेकिन ये मैटर इम्प्लीमेंटेशन का, नई बात ये है, हम्म। इसमें जो मुख्य बात जो मुझे लग रहा है कि जो नई बात है, कि इन्होंने एक तो ओबीसी को शामिल किया, दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि अब 24 घंटा हेल्पलाइन रहेगा, और यूजीसी अपना एक कमिटी गठित करेगी, आउटसाइड कमिटी, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं, आउटसाइड कमिटी गठित करेगी। वो कमिटी निगरानी करेगी यूनिवर्सिटीज पे, कॉलेजेस पे, कि वो इसका डेटा उपलब्ध कराएं। यदि वो डेटा उपलब्ध नहीं कराते हैं और कोई शिकायत होती है और वो शिकायत वैलिड होती है, तो यूनिवर्सिटी के ऊपर दंड लगेगा और कॉलेज के ऊपर दंड लगेगा। ये जो मुख्य बातें हैं, क्योंकि अब पहले तो यूनिवर्सिटी में ये क्या करते थे कि जैसे एससी एसटी सेल है या हम्म। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिस है, तो ये अपने लोगों हम्म। को बैठा देते थे। हम्म। मतलब माने दब्बू दलित को बैठा दिया, दब्बू आदमी को बैठा दिया, और ऐसे अपने आदमी यस को मैन बैठा को, दिया। इसको ऐसे कह हाँ, सकते हैं, यस अपने मैन यस को, मैन। हाँ यस मैन को बैठा दिया। लेकिन इस बार ये है कि ये उल्टा चल रहा है। अब ये है कि इन्होंने एक पॉइंट इसमें बनाया है कि अब ये इंकरेज करेंगे। यूजीसी कह रही है कि एससी एसटी के बच्चों के साथ यदि किसी तरह का भेदभाव होता है, तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, ये मिल करके बच्चे से मिल करके इसको शिकायत दर्ज कराएंगे, पोर्टल पे दर्ज कराएंगे और भेजेंगे। और इसमें और अच्छी खास बात यह है कि केवल छात्रों के लिए लागू नहीं है, ये कर्मचारियों पे भी लागू है और टीचरों पे भी लागू है। जी। अब देखिए कई टीचर्स, रिसेंटली कई टीचर्स के साथ, अभी सत्यवीर नामक जो एडहॉक लेक्चर था, आपने आत्महत्या कर लिया दिल्ली में, है ना, जी। रतन लाल का एग्जाम्पल है, लक्ष्मण यादव का एग्जाम्पल है, रितु सिंह का एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है, तमाम हम्म। ऐसे एमएनआईटी का एग्जाम्पल है, हाँ, एक ऐसे लड़का साउथ इंडिया का, बिल्कुल। साउथ इंडिया एमएनआईटी के, अगर यहाँ के बच्चों ने धरना प्रदर्शन न दिया होता, तो एमएनआईटी के प्रोफेसर उसको उसके सस्पेंशन वापस नहीं लेते। और वो मेंटली डिस्टर्ब के करीब था, वो हमसे मिला था, और मिलने के बाद उसने बताया था, मैंने देखा था उसका कंडीशन। तो ये जानबूझ कर हरास करते, तो टीचर भी पीड़ित है, छात्र भी पीड़ित है, कर्मचारी जो फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय है यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो वाल्मीकि समुदाय से, हर यूनिवर्सिटी का, इंक्लूडिंग जेएनयू की बात कर रहा हूँ, जामिया की बात कर रहा हूँ। जामिया में अभी एक घटना घटी थी जिसमें एक प्रोफेसर को मारने की, लात से मारा गया था, कुछ तरह की बातें थी। हर हर यूनिवर्सिटीज में जो फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय है, उसके साथ मानसिक उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। और जो एससी एसटी ओबीसी का जो एम्प्लॉय है, क्योंकि एम्प्लॉय की बात तो ऊपर आ नहीं पाती है,
प्रोफेसर हम्म। की बात थोड़ी बहुत आ भी पाती है, हम्म। छात्र की बात, प्रोफेसर की बात आ जाती है, लेकिन हम्म। एम्प्लॉय की बात तो कभी आ ही नहीं पाती। और बिल्कुल। वाल्मीकि समुदाय के जो एम्प्लॉय है, उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। मसलन मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज भी उसके साथ अलग हम्म। तरह से, उसके जो ऑफिस स्टाफ है अलग तरह से हम्म। उसका साथ व्यवहार करते हैं। वो आकर के कई बार रो का हमसे कहा। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जैसे लखनऊ में गया हूँ, बीबीयू में गया हूँ, हम्म। बीएचयू में गया हूँ, जेएनयू में गया हूँ, जामिया में गया हूँ, हैदराबाद में। मुझे जी। कोई ऐसा यूनिवर्सिटी भारत का नहीं मिला जहाँ हम्म। पे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हमसे शिकायत नहीं करते, ठीक है। ठीक टीचर है। हमसे शिकायत नहीं ठीक है। करते। तो विक्रम जी, जी। जो विरोध है अगड़ी जातियों का, उस विरोध के मुख्य कारण क्या है और उसमें कितना दम है? उनका, देखिए, एक तो उनका इनके विरोध में कोई दम नहीं है। वो ये उनके लिए है जो जाति को मानते हैं। तो हम्म। ये मानते हैं कि हम जाति को मानेंगे, इसलिए इनकी इनकी बातों में दम नहीं। जिन पॉइंट में विरोध करते हैं, वो तीसरा पॉइंट है जो बताया, 3C का मुद्दा, कि हम्म। इनका मुद्दा है कि आपने ओबीसी को शामिल क्यों किया, एक चीज। हम्म। दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो रेफर्ड, देखिए, दूसरा विरोध है कि पहले यूजीसी के रेगुलेशन में ये था कि अगर कोई झूठी शिकायत पाई जाती है तो हम्म। यूजीसी उसको दंड दे सकता है। कोई एससी हम्म। एसटी का बच्चा अगर शिकायत करे, दंड दे सकता है। इस रेगुलेशन में ये बात नहीं है, और मैं ये मानता ओके। हूं कि ये बात सही है, क्योंकि बच्चा जब शिकायत करता है तो इंटरनल कमिटी इतना उसको प्रेशराइज कर देती है, इतना प्रेशराइज हम्म। कर देती है कि डर की वजह से, वो या बैक फिर हो जाता है, वो बैक हो या फिर जाता अपने है, या फ्यूचर फिर को, अगर, बिल्कुल अपने फ्यूचर की वजह से उसको लगता है मेरा करियर हाँ, बर्बाद हो जाएगा। कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इस आइडिया को समझा है। मुझे ये बताइए कि अगर अगर इनको डर लग रहा है तो कितने सवर्ण के बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, कितने हम्म। सवर्ण के टीचर को पनिशमेंट दिया गया, क्योंकि जाति के आधार पे नंबर दिए जाते हैं। ये बात मैं आज से नहीं, बहुत पहले से उठा रहा हूँ। जी। और मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के कॉपियां चेक करा ली जाएं। मतलब हम्म। अगर 10 साल का रिकॉर्ड मांग लिया जाए तो पूरी हम्म। यूनिवर्सिटी कटघरे में रहे। केवल हम्म। 10 साल का रिकॉर्ड मांग लिया जाए, कि एक हम्म। प्रोफेसर जो कॉपियां जांचता हो उसका रिकॉर्ड मांग लिया जाए, क्लास का हम्म। रिकॉर्ड मांग लिया जाए। तो मैं हम्म। बता रहा हूं, पूरी यूनिवर्सिटी नंगी हो जाएगी, पूरी की पूरी जाति का चेहरा ऐसे दिखाई पड़ेगा, साफ हम्म। साफ। और मैं तो ये कहूंगा यूजीसी से कि इन्होंने लाया है, ये भी डिमांड हो कि पिछले 1-2 साल का ही रिकॉर्ड मांग लिया जाए। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में जब बालचंद मुंगेकर के अंडर कमेटी बनी, तो ये हम्म। पाया गया कि भाई जाति के आधार पे टीचर नंबर दिए हैं बच्चों को भी, और उनको फेल भी कर दिया गया। कमेटी बनी, अगर कमेटी ना हो पाई गई होती तो उन टीचरों को पनिशमेंट ना दिया गया होता। इसके हम्म। थ्रोट कमेटी हमारे सामने है, मैंने इस जी। मुद्दे को कई बार उठाया है। जी। और इतना ही नहीं, जेएनयू में भी, इलाहाबाद में भी, जामिया में भी, सभी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल हम्म। में, खासकर साइंस के बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं, उन प्रैक्टिकल में साफ साफ नंबर कम देते हैं। ये जी। बताया जाता है, ये दिखाया, चेहरे पकड़ के। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि अगर सेमेस्टर सिस्टम में एनुअल मोड में और सेमेस्टर सिस्टम, अंतर अंतर ये है कि एनुअल मोड में कापियां के केवल केवल आपके रोल नंबर आते थे, नाम नहीं आता था। ठीक है। ठीक सेमेस्टर है। सिस्टम में अब नंबर आ जाता है, नाम भी विक्रम जी, आता है, आखिरी नंबर भी आता है। आखिरी आखिरी कमेंट जोड़िए आप, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। आखिरी मैं कमेंट, एक मैं मिनट। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पहली बार जो बिल आया है, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। और बस मुझे मनसा इस बात का है, डर इस बात का है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और कैंपस जो जिसमें हम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, वो बाबा साहब के जो बातें हैं जी। या भारतीय संविधान की बात है, वो इसमें ठीक से लागू हो सकती है। जी, ये मैं कहना बहुत बहुत चाहता शुक्रिया विक्रम जी। तो देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, और गणतंत्र के जो मायने थे, संविधान के जो मायने थे, वो ये था कि देश में हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स मिले। लेकिन इसी बीच में जब इक्वल राइट्स देने की बात हो रही है, तो इसी देश का एक बड़ा तबका, जिसे बड़ा कहते हैं लेकिन वो मुट्ठी भर है, कहीं ना कहीं उसके विरोध में उठ खड़ा होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता याद आती है, ठाकुर का कुआं, है ना, जिसमें बात होती है कि कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, और तमाम चीजें ठाकुर की, और वो एक मजदूरी करता है फिर जिस अपना तरीके से। क्या। तो जी, तो वही यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर उनका, रजिस्ट्रार उनका,
तमाम मामलों में मोर देन 90%। एग्जामिनेशन कंट्रोलर उनका, प्रॉक्टर उनका, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर उनके, पढ़ने वाले तमाम छात्रों में से 50% छात्र उनके। बावजूद इनके अगर वो डर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका साफ साफ मानना है कि दाढ़ी में तिनका है। चाहते नहीं है अग्र जातियों के लोग कि दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को कोई भी राइट्स मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। हमारा तो यही कमेंट है, हमारा यही मानना है। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय। विक्रम जी, बहुत जय शुक्रिया। हिंद।